जब एक कलमकार की रूह माटी के रंग घोल लेती है तो उसकी लेखनी सदा सदा के लिए इस सृष्टि में अमर हो जाती है। इसका कारण यह है कि वह जनमानस के हृदय तल तक पहुंचती है। ऐसी ही एक साहित्यकार हाड़ौती की जमीन से अपनी लेखनी का आगाज करती है, जिनका नाम स्वर्गीय कमला कमलेश जी है। कमला जी का जन्म 20 अप्रैल 1938 को जलवाड़ा गांव जिला बारां में होता है। पिताजी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी एवं माताजी मांगीबाई के घर में जैसे कमला जी एक लक्ष्मी बनकर आई थी। एक शिक्षक के घर में शिक्षा के संस्कार अवश्य होते हैं और कमला जी भी शिक्षा के संस्कारों के साथ में पलती बढ़ती रही। जब विवाह योग्य हुई तो जीवन साथी भी शिक्षा के साथ जीने वाले ही मिले। जी हाँ, स्वर्गीय श्री गौरीशंकर कमलेश जी, जो कि साहित्यिक पथ के पुरोधा थे, उनसे कमला जी का विवाह हुआ। लेकिन अचरज भरी बात यह रही कि जब तक स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी कमलेश साथ रहे, तब तक कमला जी की लेखन में कोई विशेष सक्रिय भागीदारी नहीं थी। गौरीशंकर जी के सानिध्य में इनकी शिक्षा ने नए आयाम छुए। सरकारी शिक्षिका के रूप में जब ये छबड़ा नियुक्त हुई, तब अपनी पढ़ने की आदत को और अधिक बढ़ा पाई। असमय गौरीशंकर जी का अवसान हो जाने के बाद माताजी के जीवन में जैसे एक नया मोड़ आ गया हो। उनकी लौकिक बौद्धिकता ने जैसे एक करवट ले ली हो। जीवन के समस्त संस्कारों को लेखनी में उतारना आरंभ कर दिया। गौरीशंकर जी की छोड़ी हुई कलम जैसे कमला जी ने थाम ली हो। नया अवतार साहित्य में नई पहचान बनाने को आतुर था। हाड़ौती भाषा की पहली रचना कमला जी की वादना की बातां, जो 2001 में प्रकाशित हुई, यह संस्मरण संपन्न रचना थी। इनकी संस्मरण लेखन की क्षमता पर वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र निर्मोही जी प्रकाश डालते हैं। ज्ञान भारती संस्था कोटा की निदेशिका कमला कमलेश अपने स्वर्गीय पति गौरीशंकर कमलेश की स्मृति में प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया करती थी, जो उनके दिवंगत होने यानी इसी वर्ष 2019 तक निरंतर अनवरत जारी रहा। इसका उद्देश्य संपूर्ण राजस्थानी साहित्यकार समाज में राजस्थानी साहित्य के प्रति जागृति पैदा करना रहा और इसका लाभ हाड़ौती के राजस्थानी रचनाकारों को भी मिला। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। मैं कमला कमलेश को राजस्थानी साहित्य में संस्मरण साहित्य की महादेवी वर्मा कहता हूं। उनका संस्मरण ऐसे जीवंत है कि पाठक को ऐसा लगता है कि मानो जो घटना का वर्णन वो कर रही हैं, वो उनके सामने साकार चित्रित हो रहा हो। मैंने बीकानेर के केंद्रीय समारोह में उनके लिए कहा था कि आपको हाड़ौती की ग्राम्य संस्कृति का अगर अवलोकन करना है तो आप केवल
कमला कमलेश को पढ़ सकते हैं। कथा साहित्य भी उनका अद्वितीय रहा और लोक साहित्य में तो उन्होंने अनूठा काम किया। हाड़ौती के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है कि कमला कमलेश जी की रचना का एक अध्याय ऊंट की बणा जनार्दन राय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में राजस्थानी द्वितीय वर्ष में समाहित की गई। उनका उपन्यास राधा 2004 में आता है, जिसमें वे एक अध्यापिका का जीवन संघर्ष दिखाती है। इसमें परित्यक्त नारी का अपनी बेटी के साथ जो समाज से संघर्ष होता है वह खूबी दिखाया जाता है। अगली रचना हाड़ौती की लोक काव्य संपदा कालजयी बन पड़ी थी। हाड़ौती के तमाम गीत शामिल करके जब कमला कमलेश जी ये रचना 2009 में लेकर आती हैं, तब महिलाओं में यह पुस्तक संग्रहणीय हो जाती है। काव्य साधना के पथ पर सहगामी साहित्यकार किशनलाल जी वर्मा इनके बारे में कहते हैं। माताजी कमलेश जी और गुरुजी गौरीशंकर जी कमलेश, यहाँ से हमारी पहली मुलाकात सन 81 के आसपास हुई। और यो जो वहाँ को जो स्नेह, वहाँ को जो प्यार से वो यहाँ तक वहाँ स्वर्गवास न हो या उनके पलितानी जो चाल तो रही हो। पर आप ये देखो कि माड़ साहब का स्वर्गवास हुए के बाद में जो वहाँ को जो लेखन सामने आयो, तो अशोक लेखन जो पहली वहाँ की जो पुस्तक आई, वहाँ दना की बातें जिसमें गांव का पूरा संस्मरण है, वहाँ का लड़कपन से लेकर के शायद इतानी का, और वो जो वहाँ का संस्मरण है वो अश्या लागे से जैसे एक बार संस्था ने लिखता रहा है। उनके बाद में और भी वहाँ की किताबें आया, जैसे जगन और रूपा हेड़ा जो कहने वहाँ की आई। उनके अलावा भी वहाँ जो बहुत बड़ो ग्रंथ लिखे हुआ हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती के कणावता है, हाड़ौती की फ्याला है, हाड़ौती का जो वो गुमया हुआ जो गीत है, हाँ वहाँ का ताई माने उजागर करो। कहने का मतलब ये है कि माने जो साहित्य की जो सेवा करी जाए थोड़ा सा पीरियड के अंदर, वो हर एक का बस को रोको है ना, हर एक बड़ा साहित्यकार को बस का रोको है ना। और यही कारण है कि वहाँ के ताई जो बड़ा जो साहित्यकार थे राजस्थान का, उनका बाहर का भी वहाँ के ताई राजस्थान की दूसरी लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत बोलबला गया। 2013 में पग फेरो एक कथा संकलन जब आता है तो इस पर उनको गंगानगर साहित्य सर्जन पुरस्कार मिलता है। पग फेरो लेखिका की सजगता का एक ऐसा प्रमाण है जिसमें लेखिका के समस्त समाज के साथ सरोकार नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी एक रचना में एड्स जैसी बीमारी का भी वर्णन करती हैं, जो उनकी सामाजिकता अध्ययन की जानकारी का प्रमाण है। 2016 में आई इनकी एक रचना ओळ्यू ही ओळ्यू थी, जिस पर इन्हें नयनुराम संस्कृता पुरस्कार मिला। वैसे तो ये अंतिम श्वास तक पति की स्मृति में ही डूबी रही, लेकिन इस रचना में वे अपने पति के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्मृतियों के तौर पर संकलित करती हैं। इनके सुपुत्र और ज्ञान भारती के अभिन्न अंग श्री सुरेंद्र जी उनको याद करते हुए बड़ी श्रद्धा से कहते हैं, जब मैं आज अपने माता पिता का स्मरण करता हूँ तो मुझे यह याद आता है कि जब से मैंने होश संभाला, अपने माता पिता को मैंने सदैव संघर्षरत देखा। जीवन का संघर्ष का यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेरे जीवन में मेरे माता पिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं अपना विकास किया। अपने संबंध में उन्होंने जो शिक्षा की तरफ उनका रुझान था उसको पूर्णता प्रदान की। वो जो अपने जीवन के प्रारंभ में अल्प शैक्षिक थे, माँ तीसरी क्लास, पिताजी मिडिल पास, वहाँ से उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बनाया। खुद उच्च शिक्षित हुए,
अच्छे पदों से रिटायर हुए और वही संघर्ष की भावना उन्होंने पूरे परिवार में भी प्रेषित की, जिसका उदाहरण यह है कि हम सब भाई बहन आज उनके पुण्य प्रताप, उनके संघर्ष और उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों के कारण अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस संघर्ष की पराकाष्ठा मैंने स्वयं अपनी आंखों से अस्पताल के उस बेड पर देखी जहां मेरी माँ 14 अप्रैल 2020 तक अपने जीवन के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंत में विधाता ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन काल में जो कुछ मेरी माँ ने किया वो अप्रतिम है। वो इतना ज़्यादा संघर्ष का प्रतिफल है कि जिसका कोई उदाहरण संभव नहीं है। 1995 से शायद उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया और इस अल्प समय में लगभग 8 या 9 पुस्तकें उन्होंने लिखी। उनका साहित्य किस स्तर का था, क्या उन्होंने लिखा, क्या उसका योगदान समाज के विकास में हो सकता है, इसका निर्णय तो सुधी साहित्यकार और आलोचक करेंगे। उसके संबंध में मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को नाकाबिल पाता हूँ। लेकिन जो उनका प्रकाशित साहित्य है वो प्रकाशित साहित्य निश्चित रूप से यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। 2017 में हाड़ौती की जुबान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमला जी एक पुस्तक लेकर आती है जिसका नाम है हाड़ौती की गहनावतां और मुहावरा, जिसमें बड़े बुजुर्गों की कहावतें और लोकोक्तियां समेटकर हमारे सामने लेकर आती है। 2018 में जगन और रूपा हेड़ो कथा संग्रह आता है। इसी वर्ष उन्होंने साहित्यकारों के एक समूह के मुंह पर ताला जड़ दिया जो ये कहते थे कि माताजी कमला कमलेश जी सिर्फ गद्य लिख सकती हैं। जी हाँ, उनकी लेखनी का इसी वर्ष एक नया स्वरूप सामने आता है। उन्होंने बता दिया भांत भांत का रंग लिखकर कि वे काव्य भी लिख सकती हैं। 2019 में राजस्थानी हंसालू लोक कथावां और संस्मरण हमारे सामने आता है। इसी रचना को याद करते हुए संभागीय पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव अपनी बात रखते हैं। Being a community librarian, I am working since last 22 years in this library industry. और जस्ट आई वांटेड टू शेयर अबाउट द कमला कमलेश जी, माताजी कमला कमलेश जी, जिन बड़ी श्रद्धा के साथ मैं उनके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनकी लेखनी के बारे में मैं जितना फील कर पाया या मैं जितना अनुभव कर पाया, वो एकमात्र ऐसी लेखिका हैं हमारे हाड़ौती अंचल में जो अनुभूत तथ्यों पर आधारित लेखन करती थी, या यूँ कहें कि टैसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट करने में कामयाब रही। और आज वो पूरी नॉलेज इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ के लिए बेताब है कि जो हमारा जो टैसिट नॉलेज है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट हो पाए। आज जब उनका स्मृति शेष है, मैं पूरे राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय परिवार कोटा की तरफ से बड़ा गर्व अनुभव करता हूँ कि 2019 में हम लोग माताजी को वयो श्रेष्ठ श्री सम्मान 2019 से सम्मानित कर सके और उनके श्री चरणों में समर्पित कर सके। मैं अपने आप को काफ़ी धनी व्यक्तित्व समझता हूँ, क्योंकि मुझे याद है माताजी की वो स्मृति जब माताजी कमला कमलेश जी ने मुझे उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी राजस्थानी हंसालू लोक कथावां और संस्मरण में मुझे आमंत्रित किया। और ये बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो ऐसी एक व्यक्तित्व थी जब वो अपने मन से एड्रेस कर रही थी पुस्तक विमोचन के दौरान, तो वो एकमात्र ऐसी मतलब लेखिका मुझे नज़र आई, मतलब मेरी दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि जो जनता से सीधा संवाद करती थी, यानी कि वो जैसा लिखती थी वैसा ही उसे उच्चारण करती थी और वैसा ही जनमानस पर प्रभाव छोड़ती थी और ऐसी स्टोरीज को वो नैरेट करती थी। यदि एक लेखिका के मन में बचपन मौजूद होता है तो वह अपनी लेखनी में सुकोमलता भी शामिल करती है। वो
अपनी सुकोमल दूब की चटाई पर अपने मांडने मांडती जाती है। उनकी पौत्री उनके इस बरबस स्वभाव को याद करती हुई कहती है, मेरी दादी कमलेश की सबसे प्यारी बेटी हूँ। मेरा नाम डेलना शर्मा है। एक बार मेरी दादी है ना मेरे लिए रंग लाई थी मारने के लिए, और हम दोनों ने बहुत अच्छे से रंग मांडा। साहित्य पथ के एक और उनके साथी श्री रामेश्वर जी उर्फ रामू भैया अपने विचार कुछ इस प्रकार से रखते हैं। राजस्थानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर महिला राजस्थानी उपन्यासकार का प्रथम नाम अगर यदि है तो आदरणीय कमला जी कमलेश का है। उनके पहले किसी भी महिला साहित्यकार ने कोई राजस्थानी भाषा का उपन्यास नहीं लिखा। कमला जी कमलेश को वहाँ जना की बातें जैसी ग्रंथ के ऊपर अकादमी का पुरस्कार मिला। न केवल अकादमी का बल्कि बाहर के अनेक संस्थाओं ने भी उनको सम्मानित और पुरस्कृत किया। कमला जी वयोवृद्ध साहित्यकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने अनवरत अपने पति की स्मृति में प्रतिवर्ष जो पुरस्कार रखा हुआ आज तक चल रहा है। कमला जी की उपलब्धि मैं इस मामले में ज़्यादा मानता हूँ कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर महिला साहित्यकार जो राजस्थानी भाषा में लिखती थी वो शायद पूरी 5 उंगलियों पर गिनने में भी नहीं आ सकती हैं। कुल मिलाकर के 5 या 7 ऐसी महिला साहित्यकार होंगी जिन्होंने राजस्थानी भाषा के अंदर हाड़ौती क्षेत्र की भाषा को अपनाया। कमला जी का उनमें मैं सबसे ऊपर नाम हस्ताक्षर रखता हूँ। बहुत बड़ा काम वो करके गई हैं और इतनी 80, 85, 90 वर्ष की उम्र तक वो अनवरत लिखती रही। मुझे ये सौभाग्य मिला कि उनकी कई किताबों के विमोचन समारोह का संचालन करने का मुझे लाभ मिला, और हम उनके जाने से बड़े आहत हैं। पूरा हाड़ौती क्षेत्र को एक और साहित्य मिलना चाहिए था उनके माध्यम से, वो कहीं के उसके ऊपर विराम लग गया। हम माता जी के चरणों में उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहते हैं। माताजी के विराट व्यक्तित्व को इतने कम समय में समेट पाना नामुमकिन है, लेकिन मैंने और हमारे संपूर्ण परिवार ने कोशिश की है। दोस्तों, भूतो न भविष्यति ऐसे साहित्यकार कभी नहीं आने वाली। हम सब मिलकर आइए माताजी के जीवन को नमन करें और उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम शर्मा का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।